हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 4 में जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होने वाला है उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। और आते हैं आज की वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के इंट्रोडक्शन की, और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो लेसन नंबर 2 जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसकी हल्की की बात मैंने प्रीवियस वीडियो के एंड में की थी, ठीक है, लेकिन अब हमें इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या पढ़ना है इसमें। तो पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि पढ़ना क्या क्या है और पढ़ने के फायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो पहले तो समझना होगा टू अंडरस्टैंड वेरियस टाइप, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अलग अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी किस किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो एक तो इसमें क्या है फ्रिक्शनल, ठीक है, और ये हमारे पास स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमें तीन तरह के अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने हैं, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इस वीडियो में सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, पर जब इनका कंपैरिजन करूंगा ना नेक्स्ट वीडियो से, वो बिल्कुल डिटेल में होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो जो दूसरा है वो क्या है, टू इवैल्यूएट कॉजेज ऑफ ईच काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमें समझना भी होगा कि कॉजेज क्या होते हैं, ठीक है, हर एक तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के, मतलब कॉज भी समझेंगे और आने वाली वीडियोस में इफेक्ट्स भी समझेंगे कि क्या इफेक्ट्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अब तीसरा जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा टू एसेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। थोड़ी बहुत बात हमने की थी प्रीवियस वीडियो में, लेकिन अब हम समझेंगे इसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी डिटेल में। ठीक है, तो अब आते हैं, शुरू करते हैं अपने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर मैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को दो तरीके से और डिवाइड करूं, पहले वो समझ लो। ठीक है, अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो दो तरीके के और होते हैं, ये ऊपर के तो हैं जो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके और होती है, एक होती है डिजायर्ड और एक होती है अनडिजायर्ड। ठीक है, अनडिजायर्ड। अब डिजायर्ड का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हो, चाहत है ना, चाहना, डिजायर, सपना ही बोल सकते हो, डिजायर पर सपने को ड्रीम बोलते हैं, पर डिजायर का जो हमारा मतलब क्या होता है कि जो लोग चाहते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड रहें, उन्हें क्या बोलते हैं, वो किस में आते हैं, डिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। लेकिन कुछ लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या होता है, अनडिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़ी सी इसकी डिटेल में बात करते हैं पहले तो। देखो अब क्या होता है, डिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है वो समझाता हूं आप लोगों को। डिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बंदे के पास स्किल है, ठीक है, मतलब उसके पास स्किल होगी, ठीक है, पर उसके पास डिजायर जो है वो नहीं होगी काम करने की। मतलब स्किल है, ठीक है, और उसे काम मिल भी रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए जनरेट भी की जा रही है। देखो स्किल है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट उसे दी भी जा रही है, पर वो चाहता नहीं है काम करना, उसके अंदर डिजायर नहीं है काम करने का, नहीं हम ऐसे ही बढ़िया है जिंदगी में, हमें काम करना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, डिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनडिजायर्ड में क्या आता है, स्किल है, डिजायर भी है, मतलब स्किल भी है आपके पास, डिजायर भी है, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनडिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ में कि भाई मैं चाहता हूं काम करना, मेरे को काम करना आता भी है, ठीक है, लेकिन मार्केट मुझे वो काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। लेकिन इसमें क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, मेरे पास स्किल भी है, पर मैं काम ही नहीं करना चाहता। तो ये दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट और होते हैं, ठीक है, जिसको मैंने बात स्टार्टिंग में कर ली। अब हम आते हैं अपने उन टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें पढ़ना है। तो पहले यहां पे समझते हैं लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है। लेबर फोर्स का सीधा सा मतलब होता है, इसमें एम्प्लॉयड लोग भी आते हैं और अनएम्प्लॉयड लोग भी आते हैं। लेबर फोर्स का मतलब क्या है कि वो सारे लोग, ठीक है, जो काम करने के लायक हैं, ठीक है, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे वो काम नहीं कर रहे हैं, दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, लेबर फोर्स बनाते हैं। जैसे यहां पर देखो एम्प्लॉयड प्लस में अनएम्प्लॉयड दोनों मिलकर हमारा क्या बनाएगा, लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स की डेफिनेशन याद रखना, चाहे वो एम्प्लॉयड लोग हो चाहे वो अनएम्प्लॉयड लोग हो, वो दोनों मिलकर बनाते हैं लेबर फोर्स बनाते हैं। कई जने समझते हैं कि सिर्फ जो जिन लोगों को काम मिला हुआ है वही लेबर फोर्स के अंदर आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो भी लेबर फोर्स का हिस्सा ही माना जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास अगला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, मतलब क्या है कि देखो काम वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, मतलब क्या वर्किंग पॉपुलेशन मतलब क्या है, कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं या फिर जो काम करने के एबल हैं, और उनमें से कितनों को काम मिला हुआ है।
तो जितना वो काम मिला हुआ है उसके डिवाइड में टोटल लोग लिख दो, टोटल लेबर फोर्स, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा वो केस बन जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। जैसे यहां पे देखो U बाई एल, अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, डिवाइड बाय लेबर फोर्स, ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इट इज द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड, यानी कि अनएम्प्लॉयड लोगों से रेशियो है इसका किसके साथ, लेबर फोर्स के साथ, ठीक है, टू द लेबर फोर्स। तो हमारा क्या बनता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सपोज करो उनको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि लेबर फोर्स में 100 लोग ऐसे जो काम करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से 40 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, मैंने 100 मान लिया परसेंटेज के लिए कि भाई 100 लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स का हिस्सा है, 40 लोग अनएम्प्लॉयड है जिन्हें काम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 40% पीपल, यानी कि 0.4%, 0.4 या फिर आप बोल सकते हैं 40% लोग ऐसे हैं जिन्हें काम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा मार्केट के अंदर, इकोनॉमी उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है कि वो काम कर पाए। आई बात समझ में, अब इसको आगे समझते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन, आप लोगों ने बीते हुए कुछ डिकेड्स में देखा होगा, ठीक है। अगर मैं पास्ट 50-60 साल पहले की बात करूं, तो मतलब फ्यू डिकेड्स पहले की बात करूं, तो उसमें क्या होता था, डिकेड्स समझते होंगे उम्मीद है, 10 साल वाले पीरियड को बोलते हैं डिकेड्स, ठीक है। तो उस टाइम पता होता क्या था, उस टाइम पे ना लोग जो है वो लेडीज को या फिर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते थे, किस चीज के लिए, वर्किंग रहने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन आज जो हमारा माइंडसेट है वो ब्रॉडर हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। अब हर एक काम में, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, ठीक है, वहां पे दोनों मिले क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि लेबर फोर्स में पहले तो सिर्फ मेंस ऐड किए जाते थे, लेकिन अब वुमेन भी ऐड की जाने लगी हैं, ठीक है। क्योंकि पहले होता था ये कि वुमेन का सिर्फ एक काम है कि घर गृहस्थी संभालना या फिर घर वगैरह संभालना, ठीक है, बाहर जाए काम नहीं करती थी वो, या फिर जो भी हायर एजुकेशन उन्हें वो भी प्रोवाइड नहीं होती थी। आई बात समझ में, लेकिन अब वो सब मिलता है, ठीक है, जो एक मेल्स को मिलता है। आई बात समझ में, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी है मार्केट के अंदर, ठीक है, प्रॉपर सब कुछ है ताकि वो क्या कर सके, इकोनॉमी में उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है ताकि वो बढ़ चढ़ के काम कर सके, काम में हिस्सा ले सके। यानी कि अगर मैं बीते हुए कुछ डिकेड्स की बात करूं, तो अब जो है लेबर फोर्स में मेन के साथ साथ वुमेन्स भी आने लग गई है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं वो समझते हैं, और ऐसा क्या हुआ कि वुमेन भी आने लग गई, और इससे बेनिफिट क्या होता है। तो इफेक्ट्स ऑफ वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन, अब ये समझना है कि अगर लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ा है वुमेन का, ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है, अब वो समझते हैं। जिसमें पहला क्या है, अ चेंज इन सोशल परसेप्शन, क्योंकि सोशल परसेप्शन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन को लेके। क्योंकि पहले लोग काफी अजीब मानते थे, और पहले क्या कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज के तबके में आज भी अजीब ही माना जाता है जब कोई वुमेन वर्किंग होती है तो। पर हमें थोड़ा सोच को बदलना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वुमेन काम कर रही है, ठीक है, मेन भी काम कर रहे हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमारे इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सोशल परसेप्शन में वर्किंग वुमेन को लेके चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। दूसरा, बर्थ कंट्रोल। अब इस बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या है कि पहले आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं पास्ट कुछ डिकेड्स की बात करूं, तो पहले जो फीमेल्स की थी उनकी शादियां बहुत जल्दी होती थी, मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, खासकर फीमेल्स की। आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा बाल विवाह वगैरह, ठीक है, शादियां बहुत जल्दी होती थी। लेकिन अब जो है वो ना तो मेल इतनी जल्दी करते हैं कि वो किसी रिलेशनशिप में अभी जाए, मतलब शादी वगैरह में जाए, ना फीमेल्स इतना ज्यादा जल्दी सोचती। वो पहले क्या सोचते हैं कि पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, अपने लेवल पे इनकम जनरेट करना शुरू कर दूं, और जो कि अच्छी बात भी है, और उसके बाद यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, उसके बाद हम जाए, ठीक है, किसी रिलेशनशिप में या फिर शादी वगैरह करें। और जिसकी वजह से कंट्रोल किसका बढ़ रहा है, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल हमारा क्या हो गया, कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले जो बेबीज थे वो टाइम से पहले बोर्न होते थे, वो अब अपने एक टाइम पे होंगे। अब उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस थे कि जब बच्चे टाइम से पहले बोर्न होते थे, मतलब अगर मान लो जो फीमेल बॉडी है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, बेबी को बर्थ प्रोवाइड करने के लिए, तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, इमेच्योर बेबी भी हो सकता है। लेकिन अब वो सारी प्रॉब्लम्स में कंट्रोल आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल। तो अगर मैं तीसरे टॉपिक पे जाऊं, तो तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। नई टेक्नोलॉजीज बढ़ गई फॉर हाउसकीपिंग वर्क को, यानी कि जिससे लेडीज को टाइम मिलने लग गया। पहले लेडीज को टाइम ही नहीं मिलता था, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, इन सब में बहुत सारा टाइम मिलता था। लेकिन अब जब वुमेन्स वर्किंग हो गई तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आई कि काम जो है वो फटाफट हो सके, ताकि जो वुमेन्स हैं वो टाइम निकाल सके किसी और क्रिएटिव वर्क के लिए, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड के लिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर हाउसकीपिंग वर्क, ठीक है, लाइक वॉशिंग मशीन ताकि कपड़े फटाफट धुल जाए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स ताकि खाने को बार बार गर्म वगैरह ना करना पड़े, ठीक है, उसे प्रिवेंट करने के लिए किनसे,
बैक्टीरिया वगैरह से। और डिश वॉशर्स, फटाफट बर्तन वगैरह धुलने वाली मशीनें भी आ गई। आई बात समझ में? तो ये सारी बेनिफिट्स मिले किस चीज के, ठीक है, जब वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा किसमें, लेबर सेक्टर में। और यहां पे लेबर सेक्टर से मतलब मजदूरी नहीं है, वर्किंग वुमेन्स की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, लेबर का मतलब वो है कि जो किसी भी तरीके से इंप्लॉयड है, चाहे किसी भी सेक्टर में इंप्लॉयड है। अब आगे समझते हैं, जो अगला हमारा पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहां पे मैं एक बात और लिखवाना चाहूंगा कि इफेक्ट्स क्या हुए मेन के ऊपर, ठीक है, यानी कि जो मेंस का है वो पार्टिसिपेशन रुक कैसे गया। मैं आपको इसका भी एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है, कि मेंस का भी पार्टिसिपेशन जो है ना अब डिक्लाइन करने लग गया है, फिर बढ़ता है, उसकी वजह क्या होती है। पहले मेंस का जो पार्टिसिपेशन था वर्किंग को लेकर काफी ज्यादा होता था। अब उसका मेन रीजन क्या था ज्यादा होने का, कि भाई एक तो पहली बात जो फीमेल्स थी उनका काम क्या था, घर को संभालना, उनका इकोनॉमी में फिर पैसा जनरेट करने में कोई भी रोल नहीं था। लेकिन अब क्या होने लग गया है, अब जो फीमेल्स हैं वही पैसा जनरेट करने लग गई हैं। तो मेल्स क्या सोचते हैं, अब मेल्स का परसेप्शन चेंज हो गया है, ठीक है, वो भी कई बार घर संभालने में हेल्प कर देते हैं, बच्चे संभालने में हेल्प कर देते हैं, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करने में हेल्प कर देते हैं। यानी कि इकोनॉमी, यानी कि जो उनका सिर्फ एकमात्र काम था पैसा जनरेट करना, उससे हटके भी बहुत सारे काम कर देते हैं। आई बात समझ में? तो जब वो उससे हटके जब काम कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि लेबर फोर्स में थोड़ी बहुत कमी आती है। किसकी? मेंस के सेक्टर में बात कर रहा हूं मैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या हैं, जिसमें से पहला क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, पहले से पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू सेक्टरल चेंजेस। सेक्टरल चेंजेस की वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो उसको क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक तरह के गुड्स की या फिर किसी एक तरह के सर्विसेज की हाईली डिमांड है मार्केट के अंदर, भाई लोग भर भर के डिमांड कर रहे हैं गुड्स या फिर सर्विसेज, किसी पर्टिकुलर टाइप के गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। लेकिन सडनली मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि उसका ट्रेंड चला गया। आप लोग एक वर्ड फॉलो करते हैं ना, ट्रेंड, कि इसके तो ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो या फिर ये फैशन में चल रहा है। तो जब उस चीज की डिमांड कम हो गई तो जिन वर्कर्स के पास वो स्किल्स थी जो उस तरह के गुड्स या फिर उस तरह की सर्विसेज को जनरेट करते थे, तो उनकी डिमांड तो खत्म हो गई ना। जैसे सपोज करो, मान लो किसी स्पेशल तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई आर्ट क्राफ्ट है वो क्रिएट किया जाता है किसी स्पेशल तरह का, यानी कि किसी भी स्पेशल तरह के गुड्स और सर्विस बनाने वाले कुछ मजदूर हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए तो उस चीज की डिमांड मार्केट में ट्रेंड में थी, लेकिन जैसे ही उसकी डिमांड खत्म हो गई तो क्या कोई भी प्रोड्यूसर उन लेबर्स को रखेगा जिनके पास वो स्किल है? नहीं, क्योंकि अब उस चीज की डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर। और जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो अब उन लेबर्स को करना क्या होगा, कुछ नया सीखना होगा दोबारा जॉब पाने के लिए, क्योंकि जो चीज उन्हें आती थी उनकी डिमांड ही मार्केट में खत्म हो गई, तो उन्हें कोई जॉब पे रखेगा नहीं। तो अगर उन्हें जॉब चाहिए तो उन्हें किसी नई चीज की जिसकी मार्केट को डिमांड है, उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेके उन प्रोडक्ट्स को बनाना सीखना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें क्या मिलेगी, वापस जॉब मिलेगी। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टरल चेंजेस की वजह से जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू सेक्टरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। द लेबर फोर्स इन एन इकोनॉमी हैज अ पर्टिकुलर स्किल सेट। उनके पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्किल सेट होता है, सुटेबल टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड, जिसके जरिए वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड बनाते हैं, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट बना दे। इफ द डिमांड फॉर गुड्स चेंजेस, अगर डिमांड गुड्स के चेंज हो गए, इट टेक्स टाइम फॉर वर्कर्स टू अडेप्ट देयर स्किल सेट टू द न्यू डिमांड्स। तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ठीक है, क्या, नई स्किल्स को सीखने के लिए। और कई लोग तो शायद सीखना भी नहीं चाहते, पर भाई एक चीज तो कंटिन्यूअसली है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो लेबर्स हो, कि दुनिया में एक चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज। और जब चेंज आएगा तो आपको खुद को भी चेंज करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, जैसे कि आता रहा है चेंज। अभी मैं बात करूंगा इन चीजों के ऊपर भी। फिर जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ आता है तो ये इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि थोड़े टाइम के लिए जो उनकी मार्केट से डिमांड गायब हो चुकी है उसमें क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाए तब हम इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, तब हम इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज करो मार्केट में क्या हुआ है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई किसी को काम करवाने के लिए। अब पहले उस कामों के लिए लोग लेबर्स हायर करते थे। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, थोड़ा सा ये करते हैं अंग्रेजों के टाइम में। उस टाइम जो चूड़ियां वगैरह बनती थी या फिर जो भी मेकअप का सामान होता था वो सब ना जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे ये करते थे, है ना, मतलब जो हाथ के जो क्राफ्टर्स थे ये सारे वो काम करते, चूड़ी वगैरह बनाते थे। लेकिन हुआ क्या, इनके जो जिनका काम पोर्ट्स बनाना भी था, कुम्हार वगैरह थे, वो सब ये सारे काम करते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने कुछ मशीनरी, कुछ नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी जिनके जरिए मशीनें चूड़ी बनाने का काम करने लग गई। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं,
जैसे कि रेडीमेड कपड़े भी ऐसे होते हैं, पहले कपड़े हाथ से रेडीमेड मशीनों से बनाए जाते हैं। तो जो भी काम लोग इंसान हाथों से करता था, जिसके बदले से पैसे मिलते थे, वो काम मशीनें करने लगी। जब वो काम मशीनें करने लगी तो लेबर्स की जरूरत कम पड़ने लगी, और जब लेबर्स की जरूरत कम पड़ी तो क्या हो गया, मार्केट में फिर से क्या क्रिएट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। जैसे मैं आपको करंट का एग्जांपल देता हूं। करंट में आप लोग खूब सुनते हो कि एआई काफी बड़े लेवल पर डेवलप कर रहा है अपने आप को, और जब एआई अपने आप को डेवलप कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब अपने आप को डेवलप कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमंस की आने वाले टाइम में नीड कम पड़ने वाले हैं, कि बहुत सी जॉब मार्केट में जो एआई सिस्टम है वो खा जाएगा। और ये बात सच भी है। तो मार्केट में सर्वाइव कौन करेगा, जिसके पास क्या होंगी, मल्टीपल स्किल्स होंगी, जिसको एक ही साथ बहुत सारे काम करने आते होंगे, जिसका दिमाग हर तरह के काम को अडेप्ट कर लेता है। आई बात समझ में? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आप लोगों को मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दूं, तो अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया को यूएसए से, ठीक है, यानी कि अमेरिका से, तो अमेरिका में ना जो लोग फॉलो करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, तो वहां पे वो यूज करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, वो ये अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां पे जो फॉलो किया जाता है वो क्या आता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्या, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, वो लोग ये अप्लाई करते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पे लेबर्स क्या बहुत कम है, जैसे अमेरिका में वहां पे लेबर्स बहुत कम है, या फिर वहां पे लेबर्स बहुत महंगे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब लेबर्स कम होंगे तो डिमांड ज्यादा लेबर्स की, तो महंगे ही मिलेंगे उन्हें वो, ठीक है। तो वो लोग इसको यूज करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि मशीनों से काम करवाना प्रेफर करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या जरूरत है इस टेक्निक की, बिल्कुल नहीं। इंडिया में क्या फॉलो करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बात ये क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर्स बहुत ज्यादा है, और जब लेबर्स बहुत ज्यादा होंगे वो क्या फॉलो करेंगे, लेबर्स इंटेंसिव टेक्निक। तो हम फॉलो करेंगे लेबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वॉलमार्ट आया था हमारी कंट्री में मॉल्स को लेके, जो पूरे तरीके से ज्यादा ऑटोमेट मॉल, जिसके अंदर क्या होता था, कोई भी लेबर नहीं थे, वो सब काम जो रोबोटिक सिस्टम वाला था वो करते थे, या फिर मतलब कोई भी काम जो है वो लेबर के जरिए नहीं करवाया जाता। तो इंडिया की गवर्नमेंट से परमिशन नहीं थी काम करने की। क्यों? क्योंकि इस तरीके से लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं होगी, और जो हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो इंडिया में ज्यादातर जो कंपनीज है वो किस चीज को फॉलो करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को। तो ये हमारा था। अब आगे समझते हैं। अब एक आता है हमारे पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वो समझते हैं। तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट दैट कैन बी इकोनॉमी फेसेस ड्यू टू इकोनॉमिक साइकिल्स, अपटर्न एंड डाउनटर्न। ठीक है, मतलब ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो पूरी इकोनॉमी को झेलना पड़ता है। सपोज करो, आपको एग्जांपल देता हूं, मार्केट में चल रहा है फिलहाल रिसेशन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मार्केट में अगर मान लो रिसेशन आ गया, अगर मार्केट में रिसेशन आ गया यानी कि मंदी आ गई, इसका मतलब क्या है कि लोग प्रोडक्ट्स का डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, और डिमांड नहीं कर रहे हैं तो भाई कंपनी प्रोडक्ट बनाई करेगी क्या, और जब कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो इसका मतलब क्या है कि लेबर्स जो है वो कम से कम हायर करेगी। इसका मतलब जब भी मार्केट में रिसेशन बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट को साथ साथ बढ़ाता है, अनएम्प्लॉयमेंट साथ साथ बढ़ता है। लेकिन अगर मार्केट में रिसेशन कम हो रहा है ये, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो इसे बोलते हैं इकोनॉमी का अपटर्न। अगर अपटर्न आ रहा है यानी कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, प्रोडक्ट या फिर सर्विस की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो लेबर्स की डिमांड ही बढ़ेगी, और जब लेबर्स की डिमांड बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इंप्लॉयमेंट जनरेट की जा रही है। लेकिन डाउन टर्न के केस में क्या होता है, डाउन टर्न के केस में बिल्कुल इसका उल्टा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मार्केट में रिसेशन आया है यानी कि डिमांड कम हो रही है, तो प्रोडक्ट सर्विसेज कम जनरेट की जाएगी, जिसके जरिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, यानी कि लोगों को काम नहीं मिलेगा, बेरोजगारी फिर से बढ़ जाएगी। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, तो भाई थोड़ा बहुत शोर हुआ होगा तो उसको थोड़ा सा साइड में रख के, ठीक है, अगर मैं नॉइस कैंसलेशन ऑन नहीं करता हूं तो थोड़ा साइड में रख के, थोड़ा बहुत तो नॉइस आई होगी तो उसको थोड़ा सा झेल लेना, ठीक है, और पढ़ाई कर लेना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई भी क्वेरी रह जाए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलूंगा फिर अगली वीडियो में जहां पे बात करेंगे लेसन नंबर 2 के और ज्यादा ब्रीफ में, यानी कि जहां पे मैं कंपेयर करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को एक दूसरे से। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर कंपैरिजन करने वाला हूं मैं इन सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स का। आई बात समझ में? मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। इसको जो उतारा उतार सकता है मैं बोल के सामने से।